हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ्स में इंट्रोड्यूस होने के बाद मैथ्स की एक पूरी ब्रांच बन गई है मैथ्स की, जो कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक टाइप का नंबर ही है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी तक हम रियल नंबर्स पढ़ ही रहे थे और रियल नंबर आपने क्लास 10th तक जो पढ़े, क्या वो इनसफिशियंट हो गया था? इनसफिशियंट इन द सेंस, क्या वो उससे हम सारे टाइप के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या नीड हुई? ठीक है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। जैसे आप जेईई मेंस दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं या एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जाम में श्योर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, मीन्स इस टॉपिक की नीड क्या है, इसको आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, या ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। क्या रियल नंबर्स जो हम पढ़ रहे थे वो इनसफिशिएंट है? तो इसका जवाब आपको कुछ ही समय में मिलने वाला है। एक इक्वेशन में ले रहा हूँ x² + 1 = 0। अगर ये इक्वेशन x² - 1 होता तो आप तुरंत इसका आंसर मुझे बता सकते थे, लेकिन अभी हमने x² + 1 = 0 लिखा है। तो अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो 1 को राइट साइड, तो दैट गिव्स यू -1, एंड इफ वी टेक x स्क्वायर रूट देन इट शुड बी द ± स्क्वायर रूट -1। तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया। तो अभी तक जो हम मैथ्स में पढ़ते आए थे कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर आ जाता था तो हम लिखते थे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, करते थे ना ये। या हम ऐसे कहें कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे निगेटिव वैल्यू आए, ऐसा कोई नंबर आप बताइए जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव वैल्यू आए। तो ऐसा रियल नंबर में नहीं होता था, क्योंकि क्लास 10 तक यही पढ़ाया जाता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्क्वायर करने पे -1 वैल्यू आ रही है, या हम किस वैल्यू को यहां पे रख दें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, x² + 1 = 0। तो रियल नंबर्स में ऐसे कोई नंबर्स नहीं आते हैं। तो अभी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस रूट को कैसे सॉल्व किया जाए, रूट -1 को। तो एक मैथमेटिशियन हुए यूलर, इन्होंने सबसे पहले इसको एक वैल्यू दिया, दैट इज ± इस रूट को इन्होंने i लिखा, वेयर i इज नोन एज आयोटा। सबसे पहले यूलर ने इस रूट को, रूट -1 की वैल्यू को i लिखा। ठीक है, रूट -1 को उन्होंने i नाम दिया, i नोटेशन हम कह सकते हैं, और इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो इस छोटी सी इंट्रोडक्शन की वजह से अब क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं, x = ± i लिख सकते हैं। तो जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक तरीके से कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज आ जाएं तो उनका सोल्यूशन हम कैसे लिखें, उसको यूलर ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। और ये छोटा सा इन्वेंशन जो है, ये मैथ्स में एक तहलका मचा दिया। तहलका ये मचा दिया कि इसकी वजह से अब हम किसी भी टाइप का इक्वेशन लिखा हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसी से मिलता जुलता कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, सपोज वी हैव नेक्स्ट इक्वेशन एज x² + 25 = 0। So you can easily tell it is x² = -25. So x becomes ± root of -25. So when we solve, what it will give? It gives you x = ± root
-25 को हम -1 इंटू √25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये -1 जो था इसको यूलर्स ने i लिख दिया और ये 5 √25 हम पहले से ही भी सॉल्व करते आए हैं, इसकी वैल्यू 5 लिख दिया। तो x इक्वल्स टू नाउ इट बिकम्स +-5i। तो जो प्रॉब्लम्स रियल नंबर्स में नहीं सॉल्व हो पाता था, इस i के इंट्रोड्यूस होने से वो प्रॉब्लम्स अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लिख के छोड़ देते थे कि देयर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि रियल मैथ्स में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। लेकिन अगर हम मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये इन्वेंशन जो हुआ उसकी वजह से पूरी मैथ्स की ब्रांच आगे बढ़ गई। मतलब मैथ्स में एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक आ गया और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, तो अभी हम एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। क्या ये सब हर एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? इसके लिए मान लो हमने लिखा है x² + 7 = 0, सो इट गिव्स यू x² = -7, सो वी कैन राइट इट एज x = ±√-7। फिर से हम इसको x = ±1 इंटू √7 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको x ± इसको i√7 लिख सकते हैं। √7 आपका रियल नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। आपने पढ़ा है कि √7 फ्री नहीं हो रहा तो हम रूट के अंदर लिखेंगे, तो मीन्स इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे रहा है। एक मेजर प्रॉब्लम थी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 आता था तो वहां पे हम लिखते थे देयर इज द नो रियल सोल्यूशन। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेट वी टेक अ क्वेश्चन x² + x + 1 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो आप सब ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रखा होगा, तो उस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए। हमने लिखा था x = -b ± √v² - 4ac/2a। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो इस फार्मूले पे हम अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दैट गिव्स यू -1 ± 1² - 4 × 1 × 1/2 × 1, सो इट गिव्स यू -1 ± √-3। ठीक है, तो ये सिचुएशन जब आता था तो क्लास 10th में हम बोलते थे देयर इज द नो रियल सोल्यूशन। लेकिन अब हमें ये i मिल गया है, आयोटा मिल गया है, इसलिए अब हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। और सोल्यूशन हम इसका क्या लिखेंगे, दैट इज द सिंपली -1 ±√3i/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दो सोल्यूशंस आ रहे हैं। सोल्यूशंस आए आपके -1/2 +√3/2i, एंड दूसरा सोल्यूशन जो आपका आ रहा है -½ -√3/2i आया। तो ये जो सोल्यूशन आ रहा है अगर आप इसको केयर करो तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जिस वैल्यू के साथ i लगा रहता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और इस पैटर्न पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जहां पे रियल भी आ रहा है इमेजिनरी भी आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम केवल रियल पढ़ते थे, अब इस i के पढ़ने के बाद हमने रियल और इमेजिनरी दोनों चीज़ें अगर कहीं इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे, क्योंकि ये हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। या आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो अब आगे आने जा रहा है, इस रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंबाइंड करके देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूनिवर्स ऑफ नंबर सिस्टम्स कह सकते हैं। आर रियल नंबर्स इनसफिशिएंट, इसका हमें आंसर मिल गया यस। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें देखा कि रियल नंबर सारे टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हम हर टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
तो नाउ वी गो टू द डिटेल डिस्कशन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where ab belonging to r, ab real number हो is a complex number and generally denoted by z। इसको हम z लेटर से लिखते हैं, दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमेशा इस टाइप का रहेगा। इस a को हम रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट, और इस b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये i के साथ जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हम ये बच्चे भूल करते हैं आई बी इमेजिनरी नहीं है, बी को इमेजिनरी कहते हैं, और आई आपका एक नोटेशन है जो बी के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए इसको ये इमेजिनरी बनाता है। या हम सिंपली कहें कि रियल ऑफ जेड क्या है, तो रियल जेड को हम आर ई जेड लिखते हैं, ए है, और इमेजिनरी को आई एम जेड लिख देते हैं, इमेजिनरी क्या है, बी है। तो इस बात को ध्यान रखना कि इमेजिनरी जब भी हम लिखेंगे बी लिखेंगे, आई जिस पार्ट के साथ लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, आई बी नहीं होता है, केवल बी को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखा है 3 + 5i, तो हम कहेंगे इसका रियल जेड क्या है, दैट इज 3, और इमेजिनरी जेड क्या है, इमेजिनरी जेड क्या है, 5 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट से होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऐसा हो, इन पॉइंट्स पर आप ध्यान देना, इट इज प्योरली रियल इफ b इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें b पार्ट 0 होगा तो क्या होगा, z इक्वल्स टू a बनेगा, तो उसको हम प्योरली रियल कहते हैं। तो प्योरली रियल किसको कहेंगे हम, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में b 0 हो। इस बात को ध्यान रखना, इट इज प्योरली इमेजिनरी इफ a इज 0। a 0 हो जाएगा तो इसको हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, क्योंकि z जो है केवल ib देगा। इसको हम इमेजिनरी बोलेंगे इफ b इज नॉट 0। तो b अगर 0 नहीं है तो हम उसको इमेजिनरी कहेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम प्योरली रियल b 0 हो तो कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे जब a 0 हो, या b 0 नहीं है तो हम उसको इमेजिनरी कहेंगे। तो अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से तो सारे रियल नंबर जो हमने पढ़े थे वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या? हाँ, हम कह सकते हैं कि जो भी आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, जो आपने रियल नंबर्स पढ़े थे, जैसे मान लो हमने नंबर लिखा, कोई नंबर 5 लिखा, तो 5 नंबर को हम 5 + 0i अगर लिख देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक नंबर को अपने में कंटेन कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट थ्योरी की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उस पर बात करने जा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज सुपर सेट ऑफ नंबर सिस्टम्स, इसको हम सेट थ्योरी की लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि आपने सेट थ्योरी पढ़ लिया है। तो सबसे पहले जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया होगा तो उस समय सबसे पहले एक नंबर आया था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर से जब हम 0 को ऐड कर दिए थे नेचुरल नंबर में, तो दैट बिकम्स योर होल नंबर। 0 ऐड होने के बाद वो होल नंबर हो गया था। अब मैं कह रहा हूं कि होल नंबर में जब हमने माइनस नंबर, निगेटिव साइड नंबर्स के ले लिए थे तो वो इंटीजर बन गया था। अब हमने फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर्स को अगर ले लिया तो
इस टाइप से ये आपका रेशनल नंबर का सेट बन गया था, रेशनल नंबर का सेट। पूरी नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप क्लास इन्हीं स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते आए हैं। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर होल नंबर आया था 0 1 2 3, इंटीजर आया था 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड एंड -1 -2 -3 निगेटिव साइड वाला। फिर उसके बाद रेशनल नंबर आया था। रेशनल नंबर में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ले लिए थे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स ले लिए थे रेशनल नंबर, और एक अलग वैरायटी थी नंबर सिस्टम की, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स भी था। अब इनको जब जोड़ा गया था, इनको अगर आप एक सेट में लिखते हो, इस पूरे सेट में, एक बड़े से सेट में अगर हमने लिखा था इस सेट में, तो इसको हमने कहा था रियल नंबर का सेट। मीन्स रियल नंबर का सेट ऐसा है कि जिसमें सारे नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक नंबर सिस्टम का यूनिवर्स पढ़ लिया है जिसको हम सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स कहेंगे। मीन्स वो सबसे बड़ा सेट होगा और सबसे बड़े सेट को हम एक बड़े से, मान लो इसको हम एक बड़े से रेक्टेंगल में लिख दे रहे हैं सारे सेट्स को, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप Z को, जो आपने Z पढ़ा है, वो आपका सबसे बड़ा सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का को कंटेन करता है Z। तो मीन्स रियल नंबर किनको कंटेन करता है? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल सबको कंटेन करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर अभी तक हम पढ़ते आए थे, अब रियल नंबर से भी बड़ा सेट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। मीन्स दैट इज द इनवर्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब ये मैथ्स की हर टाइप की प्रॉब्लम में हम इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से सॉल्व करके उसका आंसर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वजह से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने आयोटा पढ़ा था, तो थोड़ा सा आयोटा को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन डिटेल पढ़ेंगे। आयोटा को हमने √-1 लिखा था, इसी को हमने आयोटा कहा था, I = √-1, ठीक है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हम आई नोटेशन दिए थे। और अब हम इसी के डिफरेंट पावर्स को देखने जा रहे हैं कि पावर्स पे क्या इसका नेचर आता है। तो जैसे सपोज करो हमने I² लिखा, I² लिखेंगे तो स्क्वायर रूट को अगर हम -1 का स्क्वायर कर देंगे तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने कहा कि वी नीड I³ मीन्स क्या होता है? I² × I। So I² we get -1, so we can write it as -I, या चाहो तो आप I की वैल्यू भी लिख दो, लेकिन अब अभी हम I के टर्म में लिख रहे हैं नेक्स्ट पावर्स को। I⁴ क्या होगा? I² हमने लिखा था, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, तो देन इट गिव्स यू -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। सो वी गेट I⁴ = 1। What we will get after we take more power? अब हम 4 पावर से बड़ी वैल्यूज को लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 पावर से बड़ी वैल्यूज अगर लिखते हैं, सपोज I⁴ लिख रहे हैं, तो I⁴ को हम ब्रेक करेंगे 4 के टर्म में। सो वी कैन राइट इट एज I⁴ × I। I⁴ is 1, so it finally gives you 1। 1 × I, that gives you I। I⁴ क्या हो जाएगा? I⁴ × I², so it again gives you I² means -1। I⁴ I⁴ × I⁴, it gives you I⁴, it is -I, so it becomes -I। I⁴ is again I⁴ whole square, so it gives you 1। तो हमने नेचर क्या देखा कि आयोटा का पावर 4 1 आ जाता है, उसके बाद अगर हम पावर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर से वो रिपीट करने लगता है। तो हमने देख लिया कि I की पावर अगर बढ़ रही है तो चाहे जितनी बड़ी वैल्यूज होगी, इन्हीं 4 में से कोई ना कोई उसकी वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यूज पे देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज I की पावर 25 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम?
हम इसको 4 की पावर में ब्रेक करेंगे। 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 पावर लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आई की पावर 4 वाला, ये जो 4 वाला पार्ट रहेगा ये तो 1 बन जाएगा और ये आपको फाइनली आई की पावर 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आई की पावर 27 सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे आई पावर 4 इंटू 6 प्लस 3 लिख सकते हैं और ये 4 का मल्टीपल जो बनेगा ये 1 बन जाएगा, तो हम इसको आई की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आई की पावर 3 की वैल्यू आप जानते हो माइनस आई लिख देंगे। बड़े पावर्स आ गए, सपोज वी नीड टू सॉल्व आई पावर 21, तो प्रोसेस क्या हो रहा है, उस प्रोसेस पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आई पावर 4 इक्वल टू 1 आ चुकी है। इसको यूनिट मान के हम बढ़ते हैं, तो हम जैसे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे आप 2021 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो गया और ये 2 आएगा, ठीक है। फिर आपने सपोज करो 0 बढ़ा दिया फिर 1 लिया तो 4 5 अगेन 20 हो गया। तो ये 1 ये आपका कोसेंट आ रहा है और ये रिमाइंडर आ रहा है। तो कभी भी बड़ी पावर्स होंगी तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को हमें लिखना है। मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई की पावर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आई की पावर 1 हो जाएगी। तो मीन्स हम एक जनरल रूल बना लेते हैं। जनरल रूल क्या हो जाएगा, जनरल रूल is your if I is written in terms of I की power n, so we should break it n in terms of 4 into m plus r। m क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है और r क्या है, r आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर फॉर्म में अगर हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो फाइनल वैल्यू जो आने जा रही है दैट शुड बी द आई की पावर r। मीन्स आई की पावर n जो लिखा था अगर उसको हम 4 इंटू एम प्लस आर फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू शुड बी द आई की पावर r। तो हमें रिमाइंडर पता करना होगा, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी वैल्यूज है, जैसे सपोज करो अभी आपने आई की पावर 2997 लिख लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, बस रिमाइंडर को चेक करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 से डिवाइड करिए आप इसको तो आई की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो आंसर इज योर आई, दिस इज योर आंसर। तो हम आई की बड़ी पावर्स को ब्रेक करने के लिए 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे या सिंपली हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही उसकी फाइनल पावर बचेगी, ठीक है। एक सिमेट्री हमें और दिखती है कि अगर हम आई की कोई भी 4 सीरियल वाइज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो उनका सम 0 होता है। कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0। इसको भी हम एक रिजल्ट मान सकते हैं। जैसे हमने सपोज करो सबसे पहले वाला ही ले लिया, सबसे पहले आई लिखा प्लस आई स्क्वायर लिखा, आई क्यूब लिखा प्लस आई पावर 4, दिस इज गोइंग टू आई एंड दिस इज योर आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई एंड आई पावर 4 इज 1, सो वी हैव 0, ठीक है। नेक्स्ट सपोज वी हैव आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 21 प्लस आई की पावर 22 प्लस आई की पावर 23। सो आई पावर 24 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं, इसलिए हम इसको आई की पावर 0 लिख सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 21 को, रिमाइंडर शुड बी द 1, सो वी शुड राइट इज आई पावर 1। आई पावर 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर शुड बी द 2, सो फाइनल इट शुड बी द 2। आई की पावर 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर इज 3, सो वी राइट इट एज आई क्यूब, सो it gives you 1 plus I minus 1 minus I, so finally again we have 0। तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि कोई भी 4 पावर्स लिखे हुए हैं I के कॉन्जिक्यूटिव तो उनका सम करने पे 0 होता है। तो इसलिए हम एक यूनिवर्सल रूल बना लेते हैं, यू कैन से इट इज अ रूल इफ वी हैव I पावर n प्लस I पावर n प्लस 1 प्लस I पावर n प्लस 2 प्लस I पावर n प्लस 3,
then it finally gives you 0. Any 4 consecutive powers of I sum give you 0. ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 रूल्स पे चलेंगे आयोटा को पढ़ने के लिए। एक ये जनरल रूल पढ़ा है कि बड़ी पावर्स को हम 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी फाइनल वैल्यू होती है, उसी की पावर रिमाइंडर वाली पावर जो रहेगी हम रख देंगे तो उसकी वैल्यू देगा। और दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई को ऐड करेंगे तो दैट गिव्स यू 0. नाउ वी टेक फ्यू क्वेश्चंस. क्वेश्चन मैंने लिखा है इवेल्युएट आई पावर 35 माइनस 1 अपॉन आई पावर 36 होल स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है. तो दूसरा पार्ट ये है माइनस 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आई क्यूब प्लस 1 अपॉन आई पावर 4. हम 1 बाई 1 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आई पावर 35 माइनस 1 अपॉन आई होल पावर 36 होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे. तो आई पावर 35 अभी जैसे मैंने बताया था कि हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो आप कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा. 8 4 जा 32 प्लस 3 आएगा तो प्लस 3 रिमाइंडर हो जाएगा. तो हम आई पावर 35 को आई क्यूब लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन इट इज योर आई पावर 36. इसको हमने आई पावर 36 लिख दिया और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है. तो आई क्यूब की वैल्यू हमें अभी मैंने फाइंड किया था दैट इज माइनस आई, और ये फिर से माइनस आई पावर 36 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए ये वैल्यू आपको आई की पावर 0 देगा. तो माइनस आई एंड इट गिव्स यू माइनस 1 अपॉन 1 होल स्क्वायर. सो वी गेट माइनस आई माइनस 1 होल स्क्वायर. अब हम होल स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं जैसे a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप जैसे स्प्लिट करते थे. यहाँ पे दोनों माइनस साइन है इसलिए आपको केयर करना है थोड़ा. तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स आई. ठीक है, इसकी वैल्यूज अभी आपने देखा था. आई स्क्वायर इज माइनस 1 and 1 square is your 1 and it is plus 2i. So finally we can write 1 cancel out, so we have 2i as a answer. इसका आंसर 2i आएगा. ठीक है, तो इंटीग्रल पावर्स अगर लगे हैं आयोटा पे तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में सारी चीजें डिनोमिनेटर में लिखी हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डिनोमिनेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं माइनस 1 अपॉन आई, वी राइट इट एज 1 अपॉन आई स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन आई क्यूब है प्लस 1 अपॉन आई पावर 4. नाउ वी जस्ट सिंप्लीफाई माइनस 1 अपॉन आई प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है अभी हमने देखा था माइनस 1 होता है, माइनस 1 अपॉन आई क्यूब अभी आपने देखा था माइनस आई एंड आई 4 इज योर 1. ठीक है, थोड़ा से हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं. माइनस 1 अपॉन आई आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1 अपॉन आई आएगा और ये प्लस 1 आएगा. सो इफ वी सी दीज आर विथ अपोजिट साइन सो दे शुड बी कट टू ईच अदर. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 to 13 आई पावर n प्लस आई पावर n प्लस 1 वेयर i इज रूट माइनस 1. आपको क्वेश्चन थोड़ा से ये सिग्मा की वजह से अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये आपके जेईई मेंस में भी पूछा गया है, तो आप देखेंगे बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी ये जो नोटेशन है सिग्मा, ये सम के लिए यूज होता है. तो हमें n इक्वल्स टू 1 वैल्यू रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है. ऐसे ही हम 13 तक वैल्यू रख के यहाँ देखेंगे कि वैल्यूज का सम क्या आ रहा है. तो सॉल्यूशन देखिए आप. तो आई पावर n प्लस आई पावर n प्लस 1 को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे समेशन लगा है n इक्वल्स टू 1 से 13. तो अभी हम इस समेशन को दोनों को ऑपरेट कर देते हैं. तो समेशन आई पावर n, आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 13 प्लस
दूसरा पार्ट आपका i इक्वल्स टू 1 to 13 i पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब इस i की वैल्यूज को हम रख रहे हैं, तो i की वैल्यूज आप रखोगे तो i की पावर 1 आएगा, i की पावर 2 आएगा, i की पावर 3 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म शुड बी द i की पावर 13 प्लस दूसरे वाले पार्ट में क्योंकि n प्लस 1 लगा हुआ है इसलिए पहला टर्म आएगा 2, n इक्वल्स 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, दूसरा 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म शुड बी द 13 जब आप रखेंगे तो 13 प्लस 1 मीन्स i की पावर 14 होगा। तो अब हम एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं जो अभी कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर लिखे हैं i की पावर से लिखे हैं तो उनका सम 0 होता है। उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर आप इसका 4 का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर बनेगा आपका 1 2 3 4, नेक्स्ट पेयर बनेगा 5 6 7 8, उसके बाद का पेयर बनेगा 9 10 11 12। तो लास्ट वाला पेयर जो बचेगा i की पावर 13 बच जाएगा। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला पेयर 0 देगा, दूसरा पेयर 0 देगा, तीसरा पेयर 0 देगा और लास्ट वाले में i की पावर 13 बच जाएगा। ऐसे ही आप इसमें 2 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, और पावर 14 तक जा रहा है तो आप इसके 4 के पेयर बना लीजिए। 2 3 4 5 फर्स्ट पेयर आया 0 दिया, फिर 6 7 8 9 दूसरा पेयर बना, फिर 9 के बाद 10 11 12 13, 10 11 12 13, फिर लास्ट पावर i की पावर 14 आपका बचेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये रिजल्ट हमने यूज किया है i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3 का सम जो होता है वो आपका 0 होता है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या बच रही है, i की पावर 13 प्लस i की पावर 14। अब इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे बहुत ही इजी सा सोल्यूशन आ जाएगा। i की पावर 13 4 से डिवाइड करते थे तो ये रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, इसकी वैल्यू हम i की पावर 1 लिखेंगे। i की पावर 14 में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 2, सो वी शुड राइट 2, सो इट इज योर i एंड दिस इज योर -1, सो फाइनल आंसर इट इज योर फाइनल आंसर i -1, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आ रहा है i -1 आ रहा है। तो आप बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीज़ों को समझ लिया। इसलिए हम बेसिक पे ज़्यादा केयर करते हैं। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होता है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप हुआ आयोटा, उसके बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फुल फेज में पढ़ेंगे, ठीक है। आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वो आपके समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मेरे लाइक और शेयर भी करिए और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट मोर एडवांटेज फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर।